तो साथियों, आज के टॉपिक में हम प्रस्तावना पर चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में बताया आपको प्रस्तावना का स्रोत क्या है, प्रस्तावना का आधार क्या है, ये कहां से ली गई है, इसकी भाषा कहां से ली गई है। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता भी दिया गया है। और आज की जो वीडियो है प्रस्तावना की, वो कंप्लीट वीडियो है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में प्रस्तावना के बारे में वो सब कुछ बताने वाला हूं जो कि इसमें जिक्र किया गया है। इसमें संप्रभुता है, समाजवाद है, पंथ निरपेक्ष है, इन सारे के सारे शब्दों का अर्थ मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि क्या इन शब्दों का महत्व है और क्या इनका अर्थ होता है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और जिसने वीडियो पहले देख ली है वो मैं इसको थोड़ा स्पीड में बता दूंगा शुरू का, कि शुरू में मैंने आपको पढ़ा दिया है, जो कि इसमें थोड़ा सा इसका आधार वगैरह मैंने बता दिया है। बाकी मैं आज आपको इसकी वीडियो है कंप्लीट कराने वाला हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे YouTube चैनल का नाम है जेपी इंस्पायर एकेडमी, और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास तक हमारी ऐसी हर एक वीडियो आपके पास तक क्या है पहुंचती रहे। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि प्रस्तावना का स्रोत क्या है। तो प्रस्तावना का स्रोत यानी कहां से लिया गया है, तो प्रस्तावना का स्रोत जो लिया गया वो यूएसए से लिया गया है। क्योंकि और ये भी बताया था मैंने आपको कि दुनिया के अंदर पहला यानी विश्व में अमेरिका एक पहला ऐसा देश है जिसने अपने संविधान के अंदर प्रस्तावना को शामिल किया था। और प्रस्तावना को शामिल करने वाला देश अमेरिका, और हमारे देश में प्रस्तावना जो ली गई है वो कहां से ली गई है, वो ली गई है यूएसए से। और प्रस्तावना की भाषा की बात करें तो वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो सबसे बड़ा तो क्वेश्चन हमारे पास यही है कि यहां से दो क्वेश्चन बन जाते हैं, बच्चे ज्यादातर गलत कर देते हैं कि प्रस्तावना कहां से ली गई है, सीधा ऑस्ट्रेलिया लगा देते हैं, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया आंसर क्या वो गलत होता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा ली गई है, ना कि प्रस्तावना का स्रोत। तो प्रस्तावना कहां से ली गई है, यूएसए से, और प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई है, तो ऑस्ट्रेलिया से। भाई, प्रस्तावना का आधार क्या है, तो प्रस्तावना का आधार होता है उद्देश्य प्रस्ताव, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था। और उसी के बाद में इसको क्या बना दिया गया था, प्रस्तावना। इसके बाद मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि प्रस्तावना के जो कुछ मुख्य शब्द है वो क्या है। इसमें संप्रभुता है, समाजवाद है, धर्मनिरपेक्ष, यानी कि अब तो इसके स्थान पर क्या कर दिया गया है, पंथ निरपेक्ष शब्द यहां पर कर दिया गया है। पहले धर्मनिरपेक्ष होता था और अब क्या है, पंथ निरपेक्ष यहां पर शब्द मिलेगा। लोकतांत्रिक शब्द है, गणराज्य है, न्याय है, स्वतंत्रता है, समता है और बंधुता है। इन सभी के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा। आज के बाद आपको प्रस्तावना से संबंधित कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ लें प्रस्तावना के तत्व क्या है। तो प्रस्तावना के तत्व होते हैं 4, जिसमें सबसे पहला संविधान की अधिकारों का स्रोत, यानी कि प्रस्तावना में संविधान के अधिकारों का स्रोत क्या है। तो प्रस्तावना कहती है कि संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करता है। अर्थात कहने का मतलब है कि जो हमारे देश का संविधान है वो सबसे ज्यादा शक्ति किससे प्राप्त करता है, सबसे ज्यादा शक्ति हमारे देश की जनता के द्वारा ही दी जाती है संविधान को। क्योंकि हमारे देश की सरकार कैसी है, निर्वाचित सरकार है, और निर्वाचित सरकार में क्या है, जनता ही वहां पर अपनी सरकार क्या चुनती है। दूसरा है भारत की प्रकृति कैसी होगी, तो भारत एक संप्रभु, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक राज व्यवस्था वाला देश होगा। यानी इसमें ऐसा मेंशन किया गया है कि भारत की प्रकृति कैसी होगी, तो भारत एक संप्रभु देश होगा, समाजवाद देश होगा, धर्मनिरपेक्ष होगा, अर्थात किसी भी स्पेशल एक धर्म को यहाँ पर पर्टिकुलर धर्म को नहीं माना जाएगा, सभी धर्मों को बराबर वरीयता दी जाएगी। वहीं लोकतांत्रिक वाला देश होगा और गणतांत्रिक राज व्यवस्था वाला देश क्या हमारा भारत होगा। संविधान के उद्देश्य, यानी प्रस्तावना कहते हैं कि संविधान के उद्देश्य क्या है। तो संविधान के उद्देश्य है, इसके अनुसार न्याय, स्वतंत्रता, समता व बंधुता संविधान के उद्देश्य हैं। कहने का मतलब है कि इसके अनुसार जो है न्याय मिलना चाहिए लोगों को, स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, समता यानी कि समानता होनी चाहिए, और बंधुत्व क्या है, इसके सारे के सारे उद्देश्य हैं। वही संविधान लागू होने की तिथि, संविधान लागू होने की तिथि के बारे में आपको बता दूं कि 26 नवंबर 1949, यानी अगर संविधान की बात करें तो 26 नवंबर 1949 को ही यहाँ पर कुछ आर्टिकल लागू कर दिए गए थे, लेकिन पूर्ण रूप से तो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। लेकिन संविधान लागू होने की तिथि क्या है, 26 नवंबर 1949, ये प्रस्तावना के आधार पर क्या है, मानी गई है। अब आगे हम बात करते हैं न्याय, कि न्याय कितने प्रकार का यहाँ पर प्रस्तावना में दिया गया है। तो मैं आपको बता दूं, प्रस्तावना 3 प्रकार के न्याय का प्रावधान किया गया है, जिसमें पहला होता है सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। कहने का मतलब है कि हमारे देश के लोगों को सामाजिक रूप पे भी न्याय मिलना चाहिए, आर्थिक आधार पर न्याय मिलना चाहिए, और राजनीतिक न्याय, यानी तीनों प्रकार से यहाँ पर न्याय मिलना चाहिए। ऐसा नहीं हो किसी के साथ राजनीतिक तौर पे भेदभाव हो रहा हो, आर्थिक आधार पे भेदभाव हो रहा हो, या सामाजिक न्याय के आधार पर क्या भेदभाव हो रहा हो। यहाँ पर सभी को तीनों तरीके से क्या न्याय मिलना, यहाँ पर इसका जिक्र किया गया है। और जो न्याय है
इसका जो स्रोत लिया गया है वो यूएसएसआर यानी सोवियत संघ रूस, जो आप जानते हैं, जो आज जिसे आप रसिया के नाम से जानते हैं, पहले क्या हुआ करता था, यूएसएसआर हुआ करता था पहले पूरा का पूरा। वहीं से इसका प्रावधान जो है लिया गया है। वहीं स्वतंत्रता की बात करें कि प्रस्तावना में स्वतंत्रता कितने प्रकार की ली गई है, तो प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का जिक्र किया गया है, जिसमें पहला है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। यानी हमारे संविधान में विचार रखने की स्वतंत्रता होगी, अभिव्यक्ति यानी बोलने की स्वतंत्रता होगी, विश्वास की स्वतंत्रता होगी, धर्म की स्वतंत्रता होगी और उपासना की स्वतंत्रता होगी। और इन सभी का जो प्रावधान है, स्रोत लिया गया है, वो फ्रांस से लिया गया है। तो ये कई बार पूछा भी जाता है कि संविधान के अंदर जो स्वतंत्रता का जिक्र किया गया है उसका स्रोत कहां से लिया गया है, तो उसका स्रोत लिया गया फ्रांस से। तो ये आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे कि जो न्याय है इसका स्रोत यूएसएसआर से लिया गया है और जो स्वतंत्रता है उनका स्रोत कहां से लिया गया, फ्रांस से। आगे क्या बताया मैंने आपको, तो आगे बताना है कि प्रस्तावना में समता यानी कि समानता। अगर समानता की बात करें तो प्रस्तावना में 2 प्रकार की समानता का जिक्र किया गया है, जिसमें पहला है पदों की समानता और अवसर की समानता। यानी हर एक चीज का यहां पर ध्यान रखा गया प्रस्तावना में। अगर प्रस्तावना की आप बात करें तो प्रस्तावना एक छोटा मोटा पूरा क्या एक संविधान है। वो जो आप आर्टिकल पढ़ते हो 395 आर्टिकल, उसमें क्या पूरा का पूरा एक निचोड़ है प्रस्तावना हमारी। तो यहां पर 2 प्रकार की समानता की बात की गई है, पदों की समानता और अवसर की समानता। जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ होता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना हर नागरिक को स्थिति और अवसर की समता प्रदान करती है। इस उपबंध में समता के 3 आयाम शामिल हैं, नागरिक, राजनीतिक और आर्थिक। यानी 3 आयामों के आधार पर 2 प्रकार की समानता दी जाएगी, जिसमें पदों की समानता और अवसर की समानता। कहने का मतलब है जो नियोजन होता है यानी जो नौकरियां वगैरह होती हैं, इसमें समानता यहां पर बात की गई है। जैसे मौलिक अधिकार है, यानी बहुत सारे हैं, मौलिक अधिकारों में समानता है, पदों की समानता है। उसमें क्या है तो देखो, जैसे मौलिक अधिकार पर निम्न प्रावधान नागरिक समानता को सुनिश्चित करते हैं। जैसे कि पहला है विधि के समक्ष समता, अनुच्छेद 14। यानी अनुच्छेद 14 कहता है कि विधि का मतलब कानून। सरकार जो है हर कानून यानी कि हर व्यक्ति के साथ विधि के समक्ष समता यानी कि हर व्यक्ति के लिए समान कानून होगा, ना कि किसी व्यक्ति के लिए अलग और किसी व्यक्ति के लिए अलग। वहीं दूसरा कहता है धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर मूल वंश निषेध। सरकार मतलब संविधान के द्वारा बोला गया, हमारे संविधान में प्रस्तावना के द्वारा बोला गया है कि सरकार किसी भी व्यक्ति के साथ उसके जन्म स्थान, मूल निवास, लिंग आदि के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगी, अर्थात उसके लिए एक भारत का नागरिक होगा, ना कि कोई विशेष धार्मिक व्यक्ति। तीसरा है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, अनुच्छेद 16। यानी लोक नियोजन में अर्थात जो भी नियुक्तियां होंगी उसमें भी समान रूप से नियुक्तियां की जाएंगी, ना ही किसी के साथ भेदभाव किया जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं बिना भेदभाव के यहां पर क्या नियुक्तियां की जाएंगी, ऐसा बोला गया है हमारी क्या प्रस्तावना के अंदर। चौथा क्या है अस्पृश्यता का अंत, जो आर्टिकल 17 कहता है छुआछूत। यानी अगर आप देखें तो हमारे भारत में एक इतिहास से क्या है, छुआछूत की बीमारी बहुत ज्यादा पनपी है, क्योंकि ये नीच जात का, ये उच्च जात का, इस तरह के विशेष हमारे यहाँ पर क्या कार्य देखने को मिलते हैं। तो इसका अंत भी करने का जिक्र किया गया प्रस्तावना में, जो कि आर्टिकल 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत, अर्थात छुआछूत का भेदभाव हमारे देश में नहीं होगा। तो ये क्या है, सारे के सारे यहां पर समानता की जिक्र किए गए। वहीं 5वां उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 18, अर्थात किसी भी व्यक्ति को कोई उपाधि नहीं दी जाएगी। वो भी इसके बारे में हम डिटेल से पूरा जब संविधान नेक्स्ट हम मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताऊंगा क्या है आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18, सारे के सारे हम विस्तार से जानेंगे। फिलहाल अभी आज हम प्रस्तावना के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो प्रस्तावना पढ़ेंगे, इतना जान लेंगे कि उपाधियों का अंत जो अनुच्छेद 18 के अंदर है। और इसकी अगर आप कंप्लीट जैसे कि आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्द ही मैं आपको मौलिक अधिकारों की वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। वहीं हम बात करें समाजवाद, अभी जो हमने पढ़े थे प्रस्तावना में मैंने शब्द बताए संप्रभु, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, इनका अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं समाजवाद का अर्थ क्या होता है। तो देखिए समाजवाद का अर्थ होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था, अर्थात भारत में शासन व्यवस्था इस प्रकार से चलाई जाए जिससे सभी वर्गों को, विशेष रूप से पिछड़े वर्गों को अपने विकास के लिए उचित वातावरण तथा परिस्थितियां मिले, आर्थिक समानता कम हो और देश के विकास का फल थोड़े से लोगों के हाथों में न होकर समाज के सभी लोगों को मिले। यानी यहाँ पर समाजवाद का अर्थ बोला गया है कि जो देश का आर्थिक हिस्सा है वो ऐसा ना हो कि कुछ चंद लोगों के हाथ में सिमट के रह जाए और बाकी ऐसे लोग जो कि आर्थिक उनकी
आर्थिक स्थिति कमजोर है वो वहीं पीछे रह जाएं और उन पर राज कौन करते हैं, वही चंद लोग जिनकी आर्थिक स्थिति क्या बहुत ज्यादा मजबूत है। तो यहां पर ऐसा बोला गया है कि समाजवाद का सभी को समान रूप से यहां पर माना गया है, अर्थात मिश्रित अर्थव्यवस्था। दूसरा है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का अर्थ क्या होता है, तो इस शब्द का अर्थ है मैं आपको बता दूं कि पहले पंथ निरपेक्ष नहीं था, इसकी जगह क्या था पहले, इसकी जगह पहले था धर्म निरपेक्ष। इसके पहले जो शब्द हुआ करता था धर्मनिरपेक्ष, और 42वां संविधान संशोधन किया गया 1976 में, जिसके द्वारा धर्मनिरपेक्ष के स्थान पर क्या जोड़ दिया गया, पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ दिया गया, जिसका अर्थ है सरकार सभी धर्मों के प्रति तटस्थ रहेगी, अतः सरकार का किसी विशेष धर्म से कोई संबंध नहीं रहेगा। अर्थात कहने का मतलब है सरकार सभी धर्मों के साथ समान भाव से देखेगी सभी धर्मों को, ना कि किसी धर्म के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव कि ये हिंदू है या ये मुस्लिम है या सिख है या जैन है, ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पर सभी धर्मों के लोग क्या है, सरकार के लिए एक समान होंगे। अर्थात हम कह सकते हैं कि सरकार की नजरों में भारत का व्यक्ति है, भारत का नागरिक होगा, ना ही कोई एक विशेष धर्म से संबंध रखने वाला। आगे क्या बोला गया है, लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक का अर्थ होता है संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था की परिकल्पना की गई, इसका अर्थ है हमारे देश की सरकार जनता द्वारा निर्वाचित होगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक वह देश होता है जहां पर उस देश की सरकार उस देश की जनता द्वारा निर्वाचित की जाती है, अर्थात जनता को ही अपनी सरकार चुनने का अधिकार होता है, उस देश को हम बोलते हैं लोकतांत्रिक देश। और आप जानते हैं कि हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, इससे बड़ा दुनिया का लोकतांत्रिक देश पूरी दुनिया में नहीं है। तो आपको ये अपने आप में गर्व होना चाहिए, फख्र होना चाहिए कि आप एक ऐसे देश में रहते हैं जो कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। वही गणतंत्र का अर्थ होता है देश का शासक वंशानुगत ना होना चाहिए, अर्थात निर्वाचित होना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या इसमें और इसमें लोकतांत्रिक और गणराज्य में बहुत ज्यादा पूछा जाता है और बच्चे क्या गलत भी कर देते हैं कि लोकतांत्रिक का अर्थ क्या है और गणराज्य का अर्थ क्या है। तो देखो लोकतंत्र का मतलब होता है जहां पर सरकार निर्वाचित हो, यानी कि वहां की जनता उस सरकार को चुनती हो। वही गणराज्य का अर्थ है, यानी गणराज्य में क्या होगा कि गणराज्य उसका अर्थ है जहां पर उसका शासक वंशानुगत ना हो। जैसे कि आज मान लीजिए प्रधानमंत्री मोदी अगर भारत के प्रधानमंत्री अगर मोदी हैं तो उनकी संतान आगे चल के प्रधानमंत्री बने, फिर उनकी संतान कोई प्रधानमंत्री बने, ऐसा नहीं। वहां पर क्या है, सरकार जो निर्वाचित होनी चाहिए, ना कि वंशानुगत, उसे बोलते हैं हम गणतंत्र। और सबसे मोस्ट है संप्रभु। संप्रभु क्या होता है, सबसे मोस्ट क्या है, संप्रभु। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि संप्रभु का अर्थ क्या होता है। तो देखिए संप्रभु का अर्थ होता है कि भारत ना तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और ना ही किसी देश का डोमिनेट है, अर्थात इसके ऊपर कोई शक्ति नहीं है और ये अपने मामलों का निष्कार करने के लिए स्वतंत्र है, आंतरिक और बाहरी। कहने का मतलब है हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, हमारे ऊपर किसी का कोई अधिकार नहीं है और हम आंतरिक और बाहरी फैसले यानी निर्णय करने के लिए स्वतंत्र हैं। हम किसी बाहरी शक्ति के दबाव में फैसले नहीं लेंगे, अर्थात हमें जो करना है उसके लिए हमें किसी विदेश या किसी विशेष देश से हमें इजाजत लेने की आवश्यकता नहीं होगी। अर्थात हमें जो भी करना है देश के अंदर वो हम अपने कानून खुद बनाकर अपने अनुसार क्या उसके कार्य कर सकते हैं। इसके लिए हमें किसी भी बाहरी शक्ति के दबाव में कार्य करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसी को बोलते हैं हम संप्रभु, यानी जो भी देश संप्रभु देश होगा उसके अंदर अपने देश के अंदर कार्य करने की शक्ति क्या है वो खुद होगी, ना कि किसी बाहरी शक्ति के दबाव में कार्य करेगा। तो इसे याद रखेंगे अच्छे से। और आगे क्या दिया गया है, तो आगे दिया गया है कि प्रस्तावना में संशोधन कब हुआ है। तो मैं आपको बता दूं प्रस्तावना संविधान संशोधन एक ही हुआ है अभी तक, 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976, जिसके द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे, एक तो समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। यानी एकता और अखंडता शब्द को भी 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शामिल किया गया है। और ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि 42वां संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे। तो एक तो समाजवाद शब्द जोड़ा गया था और धर्म निरपेक्ष के स्थान पर पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था और एकता और अखंडता शब्द क्या यहाँ पर शामिल किया गया था। तो यहाँ पर 3 शब्द जो है प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। तो ये था पूरा का पूरा प्रस्तावना का आधार, पूरा स्रोत, क्या प्रस्तावना है, प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द हैं और क्या क्या इनके अर्थ हैं। तो सारा का सारा आपको समझ में आ गया होगा। आज के बाद आपको कोई डाउट नहीं रहेगा कि प्रस्तावना में जो भी शब्द दिए गए हैं उनका क्या क्या अर्थ होता है, गणराज्य क्या है, लोकतांत्रिक क्या है, समाजवाद क्या है और संप्रभु क्या है। सारे के सारे आप विस्तार से समझ लीजिए और लिख लीजिए इनको। और हमारे ऐसे और वीडियो देखने के लिए, हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल जेपी इंस्पायर एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।